स्टडी टिप में आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर कुछ पूंजीवाद के गुण होते हैं और कुछ समाजवाद के गुण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का क्या मतलब हुआ? प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब अमीरों की अर्थव्यवस्था। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो जैसे टाटा, बिरला, अडानी, महिंद्रा, अगर ये लोग पूरी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो ये कहा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था चलाने का क्या मतलब हुआ? तो अर्थव्यवस्था चलाने का यहाँ मतलब हुआ उत्पादन क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करना है, उसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए हमको बिस्किट का उत्पादन करना है, तो एक हेल्दी बिस्किट हो सकता है और एक अनहेल्दी बिस्किट हो सकता है। ठीक है। तो ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा प्राइवेट कंपनी कि कौन से बिस्किट का उत्पादन करना है और उसको कैसे करना है। ठीक है। अब कैसे करने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ, कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं जिसमें जो है मैन पावर ज़्यादा लगता है। अगर किसी टेक्निक से हम बिस्किट बनाएंगे तो उसमें मैन पावर कम लगेगा। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो मशीनों पर निर्भर करती, ऑटोमेटिक मशीनों पर निर्भर करती है। इससे फ़ायदा तो ये होता है कि उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन की लागत घट जाती है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि बेरोजगारी बढ़ती है। एक मशीन हजारों इंसान का काम करता है। तो क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था होती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने के लिए वो तय करते हैं कि हमें किसी वस्तु का उत्पादन किस विधि से करना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो उत्पादन है वो आवश्यकता अनुसार नहीं किया जाता है, बल्कि उसको डिमांड के अनुसार किया जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो उत्पादन करेंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कृत्रिम मांग पैदा किया जाता है, मतलब कुछ चीज़ें इंसान के जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, आवश्यकता उनकी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे खरीद के ले आई होंगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, तो वो कृत्रिम मांग पैदा कर देते हैं ये पूंजीपति। दूसरा, वितरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो आवश्यकता के अनुसार ये जो है वितरण नहीं करते। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में या बिहार के किसी ज़िले में चावल की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन एक पूंजीपति को केरल में कि उसी चावल का दाम अच्छे मुनाफे पे मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वो 50 रुपये किलो बेचेंगे और केरल में 100 रुपये किलो में उनका चावल बिक जाएगा, तो वो आवश्यकता के अनुसार वितरण नहीं करेंगे। उनको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ ले जा कर के अपना माल बेचेंगे। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें लाभ ही सब कुछ है, उनका परम उद्देश्य ही लाभ है। ठीक है। तीसरा, मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार नहीं करती है, ये प्राइवेट कंपनियां तय करती है कि किसी प्रोडक्ट का मूल्य कितना होगा। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज के सारे तबके उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है।
अगर उस किसी प्रोडक्ट का मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है तो उसका जो मूल्य होगा वो पूंजीपति अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। अब इसका नुकसान ये है, मान लीजिए किसी वर्ष चावल का मूल्य जो है 100 रुपये था, 100 रुपये पर केजी था, ठीक है, और अगले वर्ष उत्पादन घट गया तो चावल का मूल्य हो जाएगा 200 रुपये पर केजी, क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है। एक जो संतुलित अर्थव्यवस्था है उसको यह देखना चाहिए कि क्या समाज के सारे तबके के पास हम ये पर्टिकुलर चावल पहुंचा सकते हैं। अगर उसके अंदर समाज कल्याण की भावना होगी तो वो रेट को संतुलित करके रखेगा, लेकिन एक पूंजीवादी सोच अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में लगेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि वो 200 रुपये केजी चावल बेचेगी, भले ही आधे से ज़्यादा जनता भूखी सोए। तो ये इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम होता है। तीसरा है गुणवत्ता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस का ऑप्शन होता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए सरकार बिस्किट का उत्पादन करती है तो हो सकता है 1-2 वैरायटी का उत्पादन करे, लेकिन अब वर्तमान में देखिए सैकड़ों कंपनियां हैं जो बिस्किट का उत्पादन करती हैं और हजारों वैरायटी का उत्पादन करती हैं। तो इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नए नए प्रयोग करती है, नए नए प्रोडक्ट लाती है और हमें ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, मूल्य इनका तर्क संगत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे 20 रुपये केजी आलू मिलता है, ठीक है। अब 20 रुपये केजी आलू मिलाकर ले करके जब वही कंपनियां चिप्स बनाती हैं तो वो 500 रुपये पर केजी बेचती हैं। एक उदाहरण लेते हैं, इससे महंगा ही वो बेचती होंगी, ठीक है। तो ये तर्क संगत नहीं होता है। वो अपने हिसाब से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो कुछ भी दाम तय कर देती है, ठीक है। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, समाज कल्याण करना नहीं होता है। पूंजीपति कभी भी समाज कल्याण नहीं करता, उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहिए, यही उसका उद्देश्य होता है। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में सन 1776 में प्रस्तुत की गई थी। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कौन सा वस्तु उत्पादन करना है, ठीक है, कौन सी सेवाओं का उत्पादन करना है, इसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, ना के बराबर होती है। आगे देखते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्राइवेट कंपनियां ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, सेवाओं का उत्पादन करती हैं और उसका सप्लाई भी करती हैं, उसका वितरण भी करती हैं। सरकार की भूमिका इसमें नहीं होती है। बाजार की शक्ति यानी मांग और आपूर्ति द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो है आवश्यकता अनुसार जो है मूल्य नहीं लगाया जाता। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज के सारे तबकों तक वो वस्तु पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। इनको डिमांड के हिसाब से जो है मूल्य का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होती है। आगे देखते हैं, इस व्यवस्था में आर्थिक निर्णय अधिकतम लाभ, हमने बताया ना आपको, मुनाफा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया जाता है। अगर किसी निर्णय से उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा, मान लीजिए कल की कोई कंपनी आकर के किसी भी प्रोडक्ट का दाम अचानक से बढ़ा देती है तो उसका मुनाफा तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर होगा उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे हमको दिखाई देता है, तो इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश। हालांकि वर्तमान में कोई भी देश ना तो पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानती है और न पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानती है। ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्व बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब आगे इसकी
विशेषताओं को देखते हैं, कुछ और विशेषताएं। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है। जैसे समाजवादी व्यवस्था के बारे में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है कि बड़ी बड़ी ज़मीनें रख लें, बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्री बना लें, ठीक है, ताकि धन का संकेंद्रण ना हो। और धन का संकेंद्रण जब होता है, जब प्राइवेट कंपनी के पास संपत्ति रहती है, तो उससे जो जन सामान्य लोग हैं उनका शोषण प्रारंभ हो जाता है। तो इसी के लिए निजी संपत्ति का अधिकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं दिया जाता, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, ठीक है। आपको पहले ही बताया, अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसमें जो है पूंजीपति जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कंपटीशन की स्थिति होती है। एक ही प्रोडक्ट 10 कंपनियां बना रही हैं, तो उससे क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा, कला काट प्रतियोगिता होगी, जिससे उनका मुनाफा कम होगा। और उस प्रतियोगिता में जीतने के लिए कभी कभी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो गलत प्रक्रिया का पालन करने लगती है। कहीं क्वालिटी कम कर देते हैं, कहीं वजन कम कर देते हैं, या फिर गलत जानकारी दे देते हैं। तो इस तरीके से प्रतियोगिता का कुछ लाभ तो होता है, लेकिन ज़्यादा समय हमको उसका नेगेटिव परिणाम देखने को मिलता है। वस्तुओं और सेवाओं में विविधता, जैसे हमने बिस्किट का उदाहरण दिया कि अगर सरकार बनाएगी, हो सकता है सरकार एक तरीके का बनाए, 10 तरीके का बनाए, लेकिन प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में है, तो हमें जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, हज़ारों क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये इस तरीके से ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार ही मालिक होती है, वही उत्पादन करती है वस्तुओं का और सेवाओं का, और वही वितरण करती है, समाज के हर वर्ग तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ समाजवादी गुण हमको देखने को मिलते हैं, उसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे राशन की दुकान पर बहुत ही कम कीमत पर हमको अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इनका उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण होता है, जिससे सरकार के द्वारा गरीबों तक, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक, ठीक है, वो राशन को पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से कम कीमत पे यूरिया पहुंचाया जाता है, जिससे हर प्रकार के जो किसान हैं उनके खेतों तक वो यूरिया पहुंच सके, ठीक है। इसी प्रकार से भारत के अंदर गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम के सारे पदार्थ जितने भी है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार जब चाहती है उसका रेट घटा देती है, और जब चाहती है तो उस रेट बढ़ा देती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना। तो जब महंगाई बढ़ने लगती है, सरकार के ऊपर दबाव आता है, तो वो गैस और तेल के दाम को घटा देती है, ठीक है। इसी प्रकार से PWD हो गया, रेलवे हो गया, डाक सेवा हो गया, जल संस्थान हो गया, इसमें भी समाज के कल्याण के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए ही काम किया जाता है। रेलवे की कीमत कभी मुनाफा कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से नहीं तय की जाती है, बल्कि आम आदमी किस तरीके से कम कीमत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, उस आधार पर रेलवे का किराया तय किया जाता है। ठीक इसी तरीके से डाक सेवा है, और जल संस्थान के अंदर भी मुनाफा कमाना एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, समाज कल्याण एक उद्देश्य होता है। सरकारी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और तमाम सरकारी संस्थान हैं जिसके अंदर बहुत सारी प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, या फिर कोई ना कोई सेवा प्रदान की जाती है, और उसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण, उसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण, ना कि पैसे कमाना। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ समाजवादी लक्षण आप देख सकते हैं।
आगे देखते हैं, इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार तय करती है कि किस कीमत पे कौन सी वस्तु को बेचना है। सरकार तय करती है कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करना है, और सरकार ही आपूर्ति सुनिश्चित करती है। कल्पना कीजिए कि लद्दाख के बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे स्थानों में जो है टावर की जो सर्विस है वो नहीं है, मोबाइल टावर की सर्विस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 2 बंदे रह रहे हैं, तो कोई भी पूंजीपति कंपनी वहाँ पे अपना मोबाइल सर्विस नहीं देगी। यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ चाहती है, समावेशी विकास चाहती है। इसलिए वो मुनाफा न देख करके हर एक इंसान को सर्विस पहुंचाने के लिए वो उस स्थान पर भी जाती है। इसलिए आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं कि BSNL के टावर आपको हर जगह मिलेंगे जहां पर इन पूंजीपतियों के टावर नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है। सरकार का उद्देश्य होता है कि जनता के पास, मान लीजिए नागालैंड हो गया या फिर मिज़ोरम हो गया, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी राशन पहुंचाना हो या फिर वहाँ पे डीजल, पेट्रोल, गैस पहुंचाना हो, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसकी आपूर्ति करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जर्मन दार्शनिक, ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को कैसे होना चाहिए, या भारत के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण दिखाई दे रहे हैं, इसका आइडिया दार्शनिक जो हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। उन्होंने पूंजीपतियों का बहुत विरोध किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था इन पूंजीपतियों को ख़त्म कर दो, मतलब हिंसक क्रांति की बात की थी। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए अर्थव्यवस्था को। उसके बाद सरकार जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका समान रूप से सबका पूरे पब्लिक में वितरित कर देना चाहिए, सप्लाई कर देना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें आर्थिक निर्णय, ठीक है, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख के लिया जाता है। किसी पेट्रोल का दाम घटाना है या बढ़ाना है, ये इस बात पर निर्भर नहीं किया जाएगा कि जो है इससे हमको मुनाफा मिल रहा है या घाटा लग रहा है। हम ये देखेंगे कि अगर पेट्रोल का या डीजल का दाम घटा रहे हैं तो इससे महंगाई नियंत्रित हो रही है, तो हम उसके जो है वस्तु के दाम को घटा देंगे। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, और इसीलिए इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में और समझते हैं कि इसमें आर्थिक निर्णय समाज कल्याण को ध्यान में रख के लिया जाता है। ठीक है, जो भी पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा। अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं। एक होता है समाजवादी और दूसरा होता है साम्यवादी। ठीक है, अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान रूप से वितरण किया जाता है। ठीक है, जो अति आवश्यक चीज़ें हैं भारत के अंदर भी वो सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है ये समाजवादी लक्षण है। ठीक है, और सोवियत संघ जो बना था USSR, जब हमने बताया दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने जब इस विचारधारा को दिया तो उसमें सबसे पहला जो देश था जो उसमें अर्थव्यवस्था आई थी समाजवादी, वो सोवियत संघ थी। वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। खैर वर्तमान में जो है रूस है वो देश, ठीक है, जिसमें अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखाई देते, मतलब एब्सोल्यूट जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है वो अब वर्तमान में नहीं देखने को मिलता। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है। अगर
आपकी क्षमता को नापा जाएगा, आपकी क्षमता को परखा जाएगा, उसके अनुसार आपसे काम लिया जाएगा, ठीक है। और जितनी आपकी ज़रूरत होगी उतना आपको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास 500 करोड़ रुपए है तो भी आपको एक्स्ट्रा सुविधा नहीं दी जाएगी कि आपके पास प्राइवेट जेट होगा, आपके पास 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ होंगी। ये समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो है उदाहरण नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, आपके लग्जीरियस को वहाँ पे सर्व नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं कि कुछ विशेषताओं का, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार मालिक होता है, केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, इससे आर्थिक विषमता में कमी आती है। आर्थिक विषमता में कमी कैसे आती है कि समाज कल्याण करना जो है सरकार का काम होता है, और गरीबी को, बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे समाज में आर्थिक विषमता में कमी आती है। और अमीर गरीब के बीच में जो संघर्ष लगातार चलता है, इसकी समाप्ति होती है, क्योंकि सरकार अब एक अभिभावक की भूमिका में आती है, मालिक की भूमिका में आती है, और वो कहती है कि आपको जो ज़रूरत होगा हम आपको देंगे, आपकी क्षमता के अनुसार जितने में आप खरीद सकते हैं या जितने में वो चीज़ वहन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सरकार की भूमिका व्यापक होती है, ठीक है। सरकार ही उत्पादन कर रही है और सरकार ही वितरण कर रही है, तो सरकार को सभी चीज़ों का उत्पादन करना होगा, जो जितनी चीज़ों की ज़रूरत एक इंसान को डेली लाइफ में होती है। तो इसलिए इसमें सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि कुछ राशन की दुकान है, पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे पदार्थ हो गए, उसके बाद जो है PWD हो गया, CPWD हो गया, रेलवे हो गया, मतलब ऐसी चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट के पास हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट वगैरह भी प्राइवेट के पास हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमको दोनों के गुण दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ चीज़ें जो है वो प्राइवेट कंपनियों के पास होती है, ठीक है। कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण, जैसे अब आधारभूत के लिए हमने बात किया, राशन की दुकान बात कर लिया, पेट्रोलियम बात कर लिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लिया, ठीक है। रेलवे हो गया, बसेज हो गया, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सुरक्षा का क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो इनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है। सरकार एक विनियामक के रूप में काम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अडानी हो या फिर जो है अंबानी हो या फिर जो है टाटा ग्रुप हो, ये ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी सब कुछ कर सकती है। सरकार जो है एक नियामक की तरह काम करती है। वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती है जिससे जो है बहुत जनहानि हो सके, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो जनता के लिए हानिकारक हो। हालांकि 100% इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उनके पास विनियामक होता है, जैसे IS कोड होता है, ठीक है। और आप एगमार्क होता है, जैसे मान लीजिए कोई खाने का सामान लेते हैं उसमें एगमार्क होता है, FSSAI होता है। बहुत सारे संस्थाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, वो समय समय पर उन वस्तुओं की जांच करती है जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। जिसमें उनको क्वालिटी डिफेक्ट मिलता है, ठीक है, उनको वो बंद कर देती हैं, उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाती हैं। तो इस तरीके से एक विनियामक के रूप में काम करता है, ठीक है। आर्थिक निर्णय, समाज कल्याण एवं अधिकतम लाभ। अब हमने बताया कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार के पास हैं, तो उससे संबंधित निर्णय समाज कल्याण के लिए होगा, और कुछ चीज़ें प्राइवेट के पास हैं, ठीक है, तो उसका काम है अधिकतम लाभ लेना, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ काम समाज कल्याण के लिए किए जाते हैं, कुछ निर्णय समाज कल्याण के लिए किए जाते हैं, और कुछ निर्णय जो है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है।
अब देखो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे क्या तर्क है। ठीक, तो नागरिकों तक गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है, हर एक व्यक्ति तक गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ये उद्देश्य है भारत में मिश्रित इकोनॉमी को या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का। हर व्यक्ति तक पानी मिले, हर व्यक्ति तक कपड़ा पहुँचे, हर व्यक्ति तक खाने का सामान पहुँचे। अब तो हर व्यक्ति तक मोबाइल और हर व्यक्ति तक जो है इंटरनेट और हर व्यक्ति तक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पहुँचाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। तो इसके पीछे ये तर्क है कि सबका कल्याण हो। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट करने के पीछे का तर्क है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए पब्लिक और प्राइवेट मतलब सरकार और जो है प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर अगर काम करती हैं तो उसका जो है परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। हम विकसित देशों में देखते हैं, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की और सरकार दोनों ने मिल करके बहुत अच्छा तीव्र विकास किया है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए। ठीक है, जब हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट के पास दे देते हैं, प्राइवेट कंपनियों के पास दे देते हैं, वो उसका उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, तो इससे क्या होता है, हजारों कंपनियां खुलती हैं और इससे क्या होता है, बेरोजगारी कम होता है, गरीबी भी कम होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के जो है ये फ़ायदे हैं। मान लीजिए सरकार ही सारी चीज़ों का उत्पादन करेगी तो सरकार एक ही प्रोडक्ट बनाएगी या फिर उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो इससे बेरोजगारी कम नहीं होगी। तो बेरोजगारी के कम करने के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ग्लोबल बनाना। ठीक है, जब भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया जाएगा तो क्या होगा, भारत के अंदर जो है विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी। ठीक है, और वो यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगी और यहाँ से प्रोडक्ट विदेशों में भी सप्लाई होगा। इससे क्या होगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत के अंदर बेरोजगारी गरीबी कम होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, अर्थात वो ग्लोबल बनेगी। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी को भारत के अंदर लाया गया। ठीक है, अब हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूंजी होती है। ठीक है, वो मैनेज कर लेती हैं पूंजी, उनके पास संसाधन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी आप कभी जा कर के देखेंगे कि जो सरकारी विभाग होते हैं, जो सरकारी जो है मशीनरीज काम कर रही हैं, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, जितनी तेज़ी से प्राइवेट कंपनी अपने आप को चेंज कर लेती हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से या बहुत सारे पैरामीटर पे, उस तरीके से सरकार बहुत स्लोली काम करती है, बहुत धीरे काम करती है। तो इस वजह से जो है प्राइवेट प्लेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, निजी क्षेत्र के पास पूंजी होती है, तकनीक होती है। सरकार को किसी भी निर्णय लेने के लिए बहुत सारा जो है प्रोसेस होता है। कोई नई तकनीक उसको अपनानी है तो उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास स्वतंत्रता होती है। वो नई नई तकनीकों को खोजते रहते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। तो नए नए प्रोडक्ट लाना और अपने कास्ट को कम करना, ठीक है, जिससे उनका प्रोडक्ट सस्ते में बने और अच्छे दाम में बिके, इस वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते रहते हैं। तो इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने से ये फ़ायदा होता है कि निजी क्षेत्र जो है पूंजी की भी व्यवस्था कर लेती है और टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था कर लेती है, तो सरकार के ऊपर बर्डन कम पड़ता है। ठीक है, सरकार संरचनात्मक ढांचा जो है वो ध्यान देती है उसको बनाने में, जैसे रेलवे बनाना,
अब अगर बिस्किट बनाएगी सरकार, आटा जो है बेचेगी सरकार, दालें बेचेगी सरकार, या फिर हज़ारों टाइप के प्रोडक्ट हैं, अगर सब सरकार बनाने लगेगी तो उसकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उसकी क्षमता पे। तो सरकार मेन चीज़ें जैसे संरचनात्मक ढांचा बना के देना है कि भाई हम सड़क बना देंगे, हाईवे बना देंगे, रेलवे बना देंगे, वाटरवे बना देंगे, या फिर जो है एयरपोर्ट बना देंगे, हम इसका विकास कर देंगे ताकि जो है प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट प्लेयर या पूंजीपति जो है वो अच्छे से काम कर सके और आम आदमी को भी इससे सुविधा मिले। ठीक है, समाज कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाती है। आप जानते हैं कि समाज कल्याण के लिए सरकार बहुत सारी काम योजनाएं चलाती है, अलग अलग जो है प्रकार की समस्याओं को डील करने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है जिससे पूरे अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सके। तो ये था आज का वीडियो इकोनॉमी के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा कि सरकार की भूमिका के आधार पर इकोनॉमी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।